मैं एक 20 साल के लड़के को कोचिंग पढ़ती थी, जो 11वीं में 4 बार फेल हो चुका था। उसका पढ़ने लिखने में कोई खास मन भी नहीं लगता था। कोचिंग के समय भी वो हमेशा मेरी तरफ ही देखता रहता था और मुझसे बात करने के बहाने ढूंढता था। एक दिन की बात है, सारे बच्चे कोचिंग पढ़कर जा चुके थे और मैं भी कोचिंग वाले कमरे से निकलकर अपने बेडरूम में आ गई थी। तभी अचानक से प्रमोद मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा, मैडम, अगर मैं किसी दूसरे तरह से कोचिंग की फीस भर दूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई दिक्कत क्यों होगी। और इतना सुनकर उसने पूरे जोश के साथ मुझे बेड पर, हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पूनम है और सब प्यार से मुझे पिंकी बुलाते हैं। मैं 11वीं कक्षा के बच्चों को अपने घर से ही कोचिंग देता हूँ। मेरे पास लड़के और लड़कियां दोनों ही कोचिंग पढ़ने आते हैं। कोचिंग पढ़कर मैं महीने के 30 से 35 हजार रुपये कमा लेती हूँ, पर फिर भी मेरा घर खर्च मुश्किल से चल पाता है। किसी किसी महीने मुझे पैसे की बहुत तंगी हो जाती है, लेकिन मेरे पास जितना भी था मैं उससे खुश थी। एक दिन की बात है, मैं अपने कमरे से में बैठी हुई थी, तभी मेरे दरवाजे की घंटी बजी और मैं गेट खोलकर देखा तो मेरे घर के सामने एक बहुत ही महंगी गाड़ी आकर रुकी थी। उसमें से एक दादाजी उतरे और उनके साथ उनका एक 20 साल का पोता भी था। उन लोगों को देखकर ही पता लग रहा था कि यह लोग बहुत ही अमीर फैमिली से हैं। दादाजी मेरे सामने आकर खड़े हो गए और मुझसे बोल, बेटा, क्या तुम्हारा नाम ही पिंकी है? मैंने कहा, हाँ जी दादा, मेरा नाम ही पिंकी है। क्या आपको मुझसे कोई काम है? उन्होंने अपने पोते को आगे बढ़ाते हुए बोले, यह मेरा पोता प्रमोद है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको 11वीं कक्षा की कोचिंग दो। उनकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। एक इतना अमीर व्यक्ति अपने पोते को मेरे पास कोचिंग के लिए क्यों लाया है, जबकि इस शहर में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है जहां पर हर तरह की सुविधा दी जाती है। मैंने अपनी यही दुविधा उनके सामने रख दी तो वह बोल, बेटा, ये 11वीं में 2 बार फेल हो चुका है। मैं शहर के बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में इसे पढ़ाया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो लगभग हर ही मान चुका था कि यह सभी 11वीं पास कर भी पाएगा या नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने मोहल्ले के एक लड़के से आपका नाम सुना। उसने मुझे बताया कि आप बहुत ही प्यार से सारे बच्चों को पढ़ती है और आपकी पढ़ाई हुए बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं। यही सुनकर मैं इसे आपके पास ले आया, क्योंकि कभी कभी जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, वही काम एक साधारण व्यक्ति अच्छे से कर देता है। दादाजी की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। मैंने उनसे कहा, आप परेशान मत होइए, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार प्रमोद 11वीं जरूर पास करेगा। मैं बाकी बच्चों से एक महीने के 5,000 रुपये लेती थी, लेकिन मोहित के दादाजी ने मुझसे कहा था कि वह मुझे एक महीने के 10,000 रुपये देंगे। दादाजी यह सारी बातें करके चले गए और प्रमोद को उन्होंने उसी दिन से मेरे पास कोचिंग के लिए छोड़ दिया। पहले दिन से जब मैं प्रमोद को पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि वह पढ़ाई में बहुत कमजोर है, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं रहता है। मैं जब भी उसको पढ़ती थी तो वह कहीं और ही देखता रहता था, 3-4 दिन तक तो ऐसे ही चला रहा। कुछ दिनों बाद प्रमोद के दादाजी मेरे घर आए और उनकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने उनसे कहा, दादाजी, फिर मौत पढ़ाई में बहुत ही काम कर है, मुझे उसे पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए फीस भी ज़्यादा लगेगी। दादाजी मेरी बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गए और बोल, बेटा, तुम्हें जितनी भी फीस चाहिए हो मैं उतने देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस साल मेरा पोता 11वीं पास हो जाना चाहिए। मैं तुम्हें 10,000 की जगह 50,000 रुपये महीना दूंगा, बस तुम मेरे पोते को 11वीं पास करवा दो। मैं दादरी से कहा, आप चिंता मत करिए, अब प्रमोद मेरी जिम्मेदारी है। आपने प्रमोद को एक्स्ट्रा क्लास देने लगी थी दोपहर 2 से 4 बजे तक। बाकी सारे बच्चे कोचिंग खत्म करके अपने अपने घर चले जाते थे, लेकिन सिर्फ प्रमोद शाम के 6 बजे तक अकेला कोचिंग पढ़ाता था। एक दिन जब सारे बच्चे कोचिंग पढ़कर चले गए तो मैं 6 मिनट आराम करने के लिए अपने कमरे में आ गई। 6 मिनट बाद जब मैं अपने
कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि प्रमोद मोबाइल चला रहा था। मैंने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। वह फ़ोन बहुत ही महंगा था, एक 11वीं क्लास के बच्चे के हाथ में इतना महंगा फ़ोन देखकर तो मैं हैरान ही रह गई। जैसे ही मैंने उसके हाथों से मोबाइल खींच तो वह मोबाइल वापस लेने के लिए जीते करने लगा। इस खींचातानी में मेरे पल्लू नीचे गिर गया और अचानक से मेरे उभर प्रमोद के सामने आ गए। ऐसा होते ही मैंने तुरंत मोबाइल छोड़ दिया और अपना पल्लू ठीक करने लगी। मैं उसे एक छोटा बच्चा समझती थी, लेकिन उसकी नज़र बच्चों वाली नहीं थी। मैंने उससे कहा, प्रमोद अब तुम घर जाओ, कोचिंग खत्म हो चुकी है। वह अचानक से मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मैडम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसका स्पर्श मुझे बच्चों वाला नहीं लग रहा था। तभी अचानक से मेरे पति सम्राट घर आ गए, लेकिन उन्होंने प्रमोद और मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह प्रमोद को एक बच्चा ही समझते थे। सम्राट जब घर आए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। ये देखकर मैंने फिर मुंह से कहा, बेटा अब तुम घर जाओ, कोचिंग खत्म हो चुकी है। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली आई। मैंने अपने पति से पूछा, क्या हो गया, आप इतने उदास क्यों हो? वह बोले, पिंकी इस बार मेरे पास बॉस ने मेरी आधी से सैलरी काट दी है, पता नहीं इस बार घर का खर्च कैसे चलेगा। मैं उनकी यह बात सुनकर अलमारी से 50,000 रुपये निकालकर उनके हाथों पर रख दिए और प्रमोद के दादाजी वाली पूरी बात बता दी। वह ये सुनकर बहुत खुश हुए कि चलो कम से कम में तो कोचिंग से अच्छा खासा कम रही हूँ। पैसे मिलते ही सम्राट ने मुझे गले से लगा दिया और कुछ कुछ हरकतें करने लग गए। अचानक मेरी नज़र कैमरे के दरवाजे पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहां से फिर मौत अंदर झांक रहा था। उसको देखते ही मैंने सम्राट को और कस के गले लगा लिया। मेरे पति थोड़ा मूड में आ रहे थे, पर प्रमोद के वहां रहते मैं कुछ भी नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने अचानक से कहा, अरे प्रमोद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो घबरा गया और बोला, मैडम मुझे एक सवाल समझ में नहीं आ रहा है था, इसलिए मैं रुक गया था। सम्राट इतना सुनकर बाथरूम में चले गए और मैं फिर मौत को लेकर कोचिंग वाले कमरे में आ गई। मैंने उसे सवाल का जवाब समझाया और घर भेज दिया। अगले दिन मुझे प्रमोद की 4 से 7 बजे तक की एक्स्ट्रा क्लास लेनी थी। सुबह से कोचिंग पढ़कर मैं बहुत थक गई थी, इसलिए प्रमोद को कुछ सवाल देकर मैं अपने कमरे में चली आई। मैं जब कमरे में आई तो मेरी अलमारी खुली पड़ी थी और सामने केवल 6,000 रुपये रखे हुए थे। मैं ये देखकर परेशान हो गई क्योंकि कल तक तो मेरे पास 50,000 रुपये रखे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बाकी के पैसे कहाँ गए। मैं बहुत ही मेहनत से बच्चों को पढ़कर 1 रुपये जोड़ी थी। यह सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं वहीं बैठकर रोने लग गई। कुछ देर बाद प्रमोद मेरे कमरे में आ गया और उसने मुझे रोते हुए देख लिया। वह बोल, क्या हो गया मैडम, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकती हो। मैंने उसको सारी बात बताई। वह बोला, अरे बस इतनी सी बात। और इतना कहकर उसने अपने बैग से 30,000 रुपये निकालकर मुझे दे दिए। मैंने उसे कहा, नहीं प्रमोद, मैं तुमसे इतने पैसे नहीं ले सकती, यह गलत है। वह बोला, आप कोचिंग की फीस समझ कर रख लो और रोना बंद करो, आपको रोते हुए नहीं देख सकता। भावनाओं में आकर मैंने उसे अपने गले से लगा लिया, लेकिन उसे वक्त फिर मौत ने मुझे कुछ अलग तरह से पकड़ रखा था। उसका स्पर्श किसी गलत जगह हो रहा था। जब अचानक से मुझे अपनी उसे जगह प्रमोद का स्पर्श महसूस हुआ तो मैं उससे दूर हो गई। उसे दिन के बाद से प्रमोद मुझे और भी ज्यादा करीब आने लगा था। वह मेरे साथ बहुत हंसी मजाक करने लगा था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। अब प्रमोद की नज़र फिसलते ही जा रही थी। एक दिन मैंने ध्यान दिया कि वो मुझे अजीब नज़रों से घर रहा है, पर मैं इस बात का विरोध भी नहीं किया। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने पति को खुद से दूर रहा हुआ था, क्योंकि वह मेरी कोई भी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। जो इंसान मेरी ज़रूरत है पूरी नहीं कर सकता, उसे मेरे साथ समय बिताने का भी कोई हक नहीं है। फिर मौत की नज़र पड़ते ही मैं अपना पल्लू ठीक करने लग गई। वह
बोला रहने दीजिए ना मैडम, आप ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही हो। उसकी बातें सुनकर मैं भी थोड़ा मस्ती में आ गई थी। मैंने उसे पूछा, अगर पल्लू ना ठीक करूं तो इसका क्या दोगे? उसने अपनी चेक बुक निकालकर मेरे सामने रख दी और बोला, आपको जितना रुपया चाहिए हो आप इसमें भर सकती हो। मैं समझ चुकी थी कि प्रमोद मेरे जाल में फंस चुका है। अब उसका पूरा ध्यान पढ़ाई से हटकर मुझ पर आ चुका था। मुझे भी उसका ध्यान अपनी ओर से हटने नहीं देना था, क्योंकि मुझे फायदा ही हो रहा था। अब वह रोज ही मेरे लिए महंगे महंगे गिफ्ट लाने लगा था और मेरे पास पैसों की भी कोई कमी नहीं होने देता था। एक दिन शाम को प्रमोद के दादाजी उसे लेने आए और मुझसे बोले, पिंकी, मैं प्रमोद की कोचिंग आपके पास लगवा कर बहुत सही फैसला किया है। बहुत रोज ही बहुत मन से आपके पास कोचिंग के लिए आता है। उसने शायद अभी तक एक छुट्टी भी नहीं ली है, तो इससे मुझे लगता है कि आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ रही हो। अब ये तो मैं ही जानती थी कि प्रमोद को पढ़ाई से मोहब्बत थी या किसी और चीज से, और यह बात मैं उसके दादाजी को बता भी नहीं सकती थी। एक बार फिर मौत ने मुझसे कहा, मैडम, मुझे कुछ शॉपिंग करने के लिए मॉल जाना है, क्या मैं आज की छुट्टी ले सकता हूँ? मैं उसे छुट्टी दे दी तो वह बोला कि आपको भी मेरे साथ चलना है। मैं आज आपको कुछ अलग तरह के कपड़ों की शॉपिंग करवाऊंगी। मुझे मॉल में ले जाकर वह मुझे बहुत ही महंगे महंगे कपड़े दिलाने लगा। मैंने उससे पूछा, तुम मेरे ऊपर इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे दादाजी को इस बारे में पता चल गया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वह बोला, आप चिंता मत करो, मेरे पास इतने पैसे है कि अगर मैं आपको महीने भर भी शॉपिंग करवाता रहूं तब भी किसी को पता नहीं चलेगा। उसके बाद सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं समझ चुकी थी कि मैंने एक बहुत ही सही लड़के को अपने जाल में फंसाया है। उसने मुझे ढेर सारे कपड़े और महंगा मेकअप दिलाया जो शायद मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसने मुझे पूरा माल घुमाया था, जिस वजह से मैं बहुत थक गई थी। घर जाकर मैं नहाने चली गई और अपना नया वॉशरूम पहनकर बाथरूम से बाहर आई। मुझे उसे हालत में देखकर फिर मौत तो पूरी तरह से अपने होंठ गाबा बैठा। वह मेरे करीब आकर मेरे पूरे शरीर पर अपने हाथ फेरने लगा और बोला, आज तो आप आसमान से आई हुई किसी परी की तरह लग रही हो। मैंने उसे खुद से दूर कर दिया तो उसने मुझे और भी तेजी से अपनी ओर खींच लिया। फिर मौत बोला, मैडम, आपको जो कुछ भी चाहिए था मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ, तो इस हिसाब से आपको भी मुझे कुछ देना चाहिए। अगर आप मुझे वह सब नहीं दे सकती तो मेरा यहाँ आने का कोई भी मतलब नहीं है। मैं कल से आपके पास नहीं आऊँगा। प्रमोद की यह बात सुनकर मैं बहुत डर गई थी। अगर वह मुझसे दूर चला जाएगा तो मुझे उससे मिलने वाली पैसे की मदद भी बंद हो जाएगी। मेरा घर का खर्चा भी नहीं चल पाएगा। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और मेरा पति भी कोई खास कमाई नहीं कर पा रहा था। ये सब सोच विचार करके मैं प्रमोद को वह सब कुछ देने के लिए तैयार हो गई। वह चाहता था, मैंने सोचा था कि प्रमोद को इन सब चीज़ों की ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेगा। लेकिन जब उसने शुरू किया तो मैं तो तंग ही रह गई। वह एक अनुभवी व्यक्ति की तरह सब कुछ कर रहा था। मैं उसे छोटा समझ रही थी, लेकिन वह बिल्कुल भी छोटा नहीं था। अब फिर मौत रोज ही एक्स्ट्रा किराया क्लास के बहाने मेरे साथ समय बिताने लगा था। कुछ इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन मैं प्रमोद की जेब में कुछ गोलियां देखी। वह ताकत की गोलियां थी। मैंने उससे पूछा कि यह ताकत बढ़ाने वाली गोलियां तुम कहाँ से लाए हो? वह बोला, आजकल पैसे से सब कुछ मिल जाता है, गोलियां हो या फिर लड़की। उसकी बात अजीब जरूर थी, पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तो वह ताकत की गोलियां खाकर पूरी रात खेल खेलता था और उसे खेल में थक जाती थी। जिस दिन में उसको गोलियां खाने से मना कर देती थी तो उसे खेल में वह जल्दी थक जाता था। एक दिन की बात है, प्रमोद को ताकत की गोलियां खाकर चक्कर आने लगे थे। मैंने उससे कहा, आज आराम कर लो, लेकिन उसने फिर भी आराम नहीं की और खेल खेलने लगा। मेरे पति को हमारे इस रिश्ते के बारे में ज़रा भी खबर नहीं थी। मैंने उससे कह रहा था कि कुछ कमज़ोर बच्चे हैं जिनको
मैं एक्स्ट्रा क्लास देता हूँ। एक दिन मेरे मोबाइल पर मेरी बड़ी बहन का कॉल आया और उसने मुझे जो कुछ भी बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उसे वक्त में प्रमोद के साथ खेल खेल रही थी, तभी मेरी बहन ने कहा, पिंकी अभी के अभी अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ, उसने ऐसी हरकत की है जिसके बाद में अपने साथ नहीं रख सकती। मैंने कहा, दीदी पहले बताओ तो उसने किया क्या है? वह बोली, इसने अपनी कोचिंग वाली मैडम के साथ बहुत ही गंदी हरकत की है। उन्होंने मुझसे शिकायत की है कि विराट उन्हें बहुत ही गंदी नज़रों से देखा था और इसलिए उन्होंने इस कोचिंग से भी निकाल दिया। ये बात सुनकर मैं कुछ महसूस ही नहीं कर पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बेटे से किस मुंह से क्या बोलूं, क्योंकि मैं खुद ही वही कर रही हूं जो मेरे बेटे ने अपनी कोचिंग वाली मैडम के साथ किया है। मैं भी तो पैसे की लालच में आकर एक 20 साल की सारी अनुचित मांगें पूरी कर रही थी। उसे दिन में समझ आया, अगर मैं भी समय रहते प्रमोद को आगे न बढ़ने दिया होता, पैसे की लालच में उसे अपने प्रेम जाल में न फंसाया होता, तो आज मेरा बेटा भी गलत रास्ते पर न गया होता। मेरे बेटे ने जो भी किया था वह भी मेरी गलतियों का ही परिणाम था। उसे दिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया था। मैं प्रमोद के सारे पैसे और गिफ्ट उसको वापस कर दिए और उसे कोचिंग आने से भी मना कर दिया। प्रमोद ने इतनी ज्यादा ताकत वाली दवाइयां खा रही थी कि उन सब का गलत असर उसके स्वार्थ पर होने लगा था, इसलिए उसने भी इन सारी आदतों को छोड़ने का फैसला किया। वह भी समझ चुका था कि उसने इतनी छोटी सी उम्र में ये सब करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। प्रमोद ने ठान लिया था कि वह आपसे अच्छे से पढ़ाई करेगा और 11वीं पास करके दिखाएगा। उसने ऐसा ही किया और वह बहुत ही अच्छे नंबरों से 11वीं पास हो गया। मैं भी समझ चुकी थी कि अपने हर विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करूंगी और अपने बेटे को भी एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।